वेलकम टू द जीएस रूम। हमारे मेडिवल हिस्ट्री के लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेडिवल हिस्ट्री की सीरीज़ में ऑलरेडी हम 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं, जिसमें से हमने सबसे पहले पढ़ा था ट्राईपैरेटाइड स्ट्रगल और उसके बाद हमने पढ़ा है चोल एम्पायर। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम मध्यकालीन भारत में हम अरब इन्वेजन और तुर्क इन्वेजन यानी जो अरबों का जो आक्रमण भारत में हुआ और तुर्कों का जो आक्रमण भारत में हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस लेक्चर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो बेसिकली आज का लेक्चर स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं कि सबसे पहले हमारे यहाँ भारत में अरब आक्रमण हुआ था, सबसे पहले अरब इन्वेजन हुआ था। दैट वाज इन द ईयर 711 AD। ठीक है, 711 AD में भारत में सबसे पहले अरब इन्वेजन होता है। अब देखो, अरब जब भारत में आते हैं, आक्रमण करते हैं, इससे पहले भी, ठीक है, इससे पहले भी हमारे अरब के साथ ट्रेड, जो व्यापारिक संबंध थे, ट्रेड रिलेशन ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे हमारे अरब देशों के साथ। बट क्या होता है, 1711 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम भारत में अटैक करता है। ठीक है, अब जिस समय ये अटैक करता है उस समय अरब में जो होती है उमायद डायनेस्टी, उमायद कैलिफेट या उमायद डायनेस्टी का शासन चल रहा होता है। ठीक है, और वहाँ का जो गवर्नर होता है अल हिजाज, इराक का जो गवर्नर होता है जो उमायद डायनेस्टी पर रूल कर रहा होता है, अल हिजाज, वो क्या करता है, वो ऑर्डर करता है मोहम्मद बिन कासिम को। बेसिकली वो 3 कमांडर्स को ऑर्डर करता है, जिसमें से मोहम्मद बिन कासिम सक्सेसफुली इंडिया में इन्वेड कर पाता है। अब जिस टाइम पे मैंने आपको पढ़ाया था कि उस टाइम पे पोस्ट गुप्ता एम्पायर का टाइम था, हर्षवर्धन एम्पायर ख़त्म हो चुका था और उस टाइम पे आपका जो इंडिया था छोटे छोटे डायनेस्टी में, छोटे छोटे राजवंशों में डिवाइडेड था। तो उस टाइम पे गुर्जर प्रतिहार एक साइड पे आपके आ रहे थे। ठीक है, एक साइड पे आपका राष्ट्रकूट आ रहे थे, एक साइड ईस्टर्न इंडिया में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे पाल डायनेस्टी वहाँ पे आ रही थी। तो ये 712 के आसपास का टाइम है जब भी गुर्जर प्रतिहार, ये सारे डायनेस्टी को थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में। बट आफ्टर हर्षवर्धन जो इंडिया था, मैंने आपको बताया था फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के चलते छोटे छोटे एम्पायर में डिवाइड हो गया था। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला एरिया था, यहाँ पर हिंदू शाही जो शासन थे वो रहते थे। ठीक है, अब ये देखो सिंध ये रहा, और उस टाइम पे यहाँ पे आपका देखोगे सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन में, ईरान इराक वाले में आपका उमायद कैलिफेट रूल कर रहे थे। ठीक है, उमायद कैलिफेट रूल कर रहे थे और मोहम्मद बिन कासिम को ऑर्डर मिलता है इंडिया में अटैक करने का, और वो सिंध पे, इस रूट से सिंध पर अटैक करता है। अब ये जो अटैक होता है, ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम वाला द्वारा जो अटैक होता है सिंध पर, वो इस वजह से होता है, यहाँ पे एक देवल पोर्ट था। ठीक है, यहाँ पे एक देवल करके पोर्ट था, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई यहाँ पर जो श्रीलंका से यहाँ पर जो खलीफेट था, ठीक है, जो खलीफेट था, खलीफा थे, इनके लिए गिफ्ट आते थे उमायद डायनेस्टी के लिए। और यहाँ पे सिंध में रहने वाली क्या थी, जो ट्राइब्स थी, यहाँ पर अटैक करके यहाँ पे जो सी पायरेट्स थे इनको कब्जा कर लेती थी। तो इससे काफ़ी जो उमायद डायनेस्टी थी काफ़ी गुस्सा थी, जिस कारण अल हज्जाज जो गवर्नर होता है इराक का, वो भेजता है 3 व्यक्तियों को। ठीक है, उनमें से एक उबैदुल्ला था, एक बुदाइल था और तीसरा मोहम्मद बिन कासिम था। तो जो आपका राजा दाहिर होता है सिंध का, वो उबैदुल्ला को और आपका बुदाइल को, इनको तो युद्ध में हरा देता है, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को नहीं हरा पाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट अटैक ऑफ अरब। अब देखो, हमें अरब में बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, एग्जामिनेशन में इसी के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है कि भाई उस समय सिंध का राजा कौन था, अटैक किसने किया, कौन से सन में किया, और जो आपका बैटल हुआ था, ठीक है, दाहिर के बीच में, जो दाहिर राजा था, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, ठीक है, दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में वो आपका बैटल ऑफ अरौर बोला जाता है, जिसमें फाइनली 712 में जो दाहिर होता है उसकी डेथ हो जाती है और सिंध पे अरब का ऑक्यूपेशन हो जाता है। ठीक है, अरब ऑक्यूपाइड हो जाता है इस वाले अटैक के बाद। देन बट ये जो अटैक है बहुत लंबे समय तक, ये जो इनकी ऑक्यूपेशन है, ये अरब पर, अरबों द्वारा जो भारत में इन्वेजन होता है, बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाता, क्योंकि अब फाइनली क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को जब हरा देता है अरौर के बैटल में, 712 में उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, सिंध पर अपना ऑक्यूपेशन कर लेता है, सिंध को ऑक्यूपाई कर लेता है। बट ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अरबों द्वारा ये जो जीत है उनकी बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती। रीज़न बिंग, मैंने मेडिवल हिस्ट्री में जब पढ़ाया था आपको बताया था ट्राईपैरेटाइड स्ट्रगल के दौरान क्या आ जाते हैं,
तीन राजवंश आ जाते हैं, राष्ट्रकूट, देन आपका पाल वंश, और जो वेस्टर्न इंडिया पे, वेस्टर्न पोर्शन पे जो आपका आता है वो गुर्जर प्रत्याहार वाला किंगडम आता है। ये कंटिन्यू अरबों को क्या करते रहते हैं, चैलेंज करते रहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, अरब के अटैक से पहले भी भारत और अरब में व्यापारिक, ठीक है, रिलेशन थे। सो ये बेसिक छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले। देन जो अब क्या होगा, इसके बाद जो हमारा आप देखोगे यहाँ पे समानिड एमिरेट आ जाएगा। अब ये समानिड कौन थे, देखो आपने पढ़ तो लिया यहाँ पे कि ये जो अटैक था अरबों ने करवाया था। अब इस टाइम पे ना सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन पे एक तरफ इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था, तो एक तरफ जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन था यहाँ पे बहुत सारी टर्किश ट्राइब्स थी। बेसिकली तुर्क कौन थे, कई सारी ट्राइब्स थी और बहुत ज़्यादा वाइडर ट्राइब्स थी, और इनमें भी बहुत ज़्यादा वर्गीकरण था, ठीक है। इन ट्राइब्स में अलग अलग डिफरेंट ट्राइब्स थी, और बेसिकली ये वॉरियर ट्राइब्स थी। वॉरियर ट्राइब्स होने के कारण ये क्या करती थी, ये अटैक करती रहती थी सेंट्रल एशिया पे। तो एक अरब के लिए एक चैलेंज भी था, इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था भाई अपने एम्पायर को टर्क से बचा के रखना। तो फाइनली क्या होता है, जब उमायद आपकी डायनेस्टी चली जाती है तो कुछ समय बाद उमायद के बाद अब्बासिड आती है, और अब्बासिड के ही बाद एक आपकी ट्राइब आएगी, ठीक है, ईरान वाले पोर्शन में सैमनिड एमिरेट। अब इसी सैमनिड एमिरेट में कौन रहेगा, आपका अल्पतगीन रहेगा, जो कि एक तुर्क होगा। और ये क्या करेगा, धीरे से जैसे ही ये सैमनिड एमिरेट आपका वीक होगा तो ये आपकी गजनवाइड डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर लेगा। तो ये देखो, जैसे ही आपका सैमनिड वीक होते हैं वैसे ही गजनवाइड एम्पायर जो अल्पतगीन होता है वो धीरे धीरे जो गवर्नर रहता है सैमनिड एम्पायर में, वो गजनवाइड एम्पायर को स्टैब्लिश कर लेता है। और इसी में आपका पावरफुल रूलर आएगा मोहम्मद गजनवी, जो भारत में 17 बार अटैक करेगा, ठीक है। और बेसिकली ध्यान रखना, अब ये जो सेंट्रल एशिया वाला पोर्शन है जहाँ आप देख रहे हो कारा खानेट, ठीक है, उगुर और कारलुक्स, ये जो ट्राइब्स थी ये बहुत इस एरियाज़ में सेंट्रल एशिया में बहुत सारी ट्राइब्स अलग अलग थी, और ये सब वॉरियर ट्राइब्स थी। तो ये क्या करती रहती थी, यहाँ से अटैक करती रहती थी, ठीक है, ईरान इराक वाले पोर्शन में अटैक करने की कोशिश करती थी। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे आपका अरब रीजन था, ये कोशिश कर रहे थे इस्लाम को फैलाने के लिए, इंडिया की तरफ जाने के लिए, लेकिन यहाँ से इनको चैलेंज दे रही थी टर्किश ट्राइब। फिर क्या होता है, जब गजनवाइड एम्पायर आता है तो गजनवी पावरफुल होता है और इन ट्राइब्स को क्या करता है, कुछ समय के लिए जब तक ये रहता है महमूद गजनवी, ये इन ट्राइब्स के अटैक को रोकते रहता है। और भारत में ये पहला तुर्क आक्रमण करता है और भारत में 17 बार अटैक करता है, 1001 से लेके 1027 के बीच में, ठीक है। सो ये जो चीज़ें थी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप देखोगे यार मोहम्मद बिन कासिम आया, उसके बाद गैप हो गया, उसके बाद गजनी आता है, फिर कुछ समय तक गैप हो जाता है, फिर मोहम्मद घोरी आएगा, तब जाके दिल्ली अम्पायर आपका दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होती है। तो ये थोड़ा सा एग्जामिनेशन में पूछा नहीं जाता, बट ये एक आपके बैकग्राउंड में होना चाहिए तो आपको बेटर चीज़ें समझ में आएंगी। देखो रट तो हम रहे हैं, लेकिन अगर हम चीज़ों को साथ में समझते चलेंगे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सो इस मैप को आप ध्यान रखना। फाइनली क्या होगा, महमूद गजनवी, जब ये गजनवाइड एम्पायर आपका वीक होगा, जब महमूद गजनवी की 1030 में क्या होती है, डेथ होती है, तो इसके बाद फिर से यहाँ एक नई डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है, एक नई डायनेस्टी आ जाएगी जो आपकी सेल्जुक डायनेस्टी होगी, ठीक है, सेल्जुक डायनेस्टी आ जाएगी। और उसके बाद सेल्जुक डायनेस्टी के जाने के बाद आपकी फिर 2 ट्राइब्स आ जाएंगी, फिर 2 डायनेस्टी आ जाएंगी, जिसमें ख्वारिज्म ट्राइब होगी और आपकी दूसरी कौन सी होगी, जिसमें आपका मोहम्मद घोरी आता है, घुरिद एम्पायर यानी घुरिद डायनेस्टी। अब फिर इन दोनों में लेके आपस में लड़ाई चलेगी, तो फाइनली क्या होगी, ख्वारिज्म वाले जो आपकी जो ख्वारिज्म डायनेस्टी है वो आपके घुरिद को क्या करेंगी, यहाँ से सेंट्रल एशिया से भगा देंगे और बेसिकली ये अफ़गानिस्तान वाले रीजन से लेके भारत तक में रह जाते हैं और यहीं दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होता है। एक टाइम तक मोहम्मद घोरी कोशिश करता रहता है कि भाई वो सेंट्रल एशिया में अपने जो एम्पायर था, अपने कुछ रीजन है उनकी टेरिटरीज उनको बचा ले, लेकिन ख्वारिज्म ऐसा होने नहीं देंगे, वो इनको केवल अफ़गानिस्तान वाले पोर्शन से वेस्ट की तरफ आपका ईस्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, यानी अब इनका टोटल जो फोकस होगा वो इंडिया की तरफ रहेगा। तो एक बार जल्दी से फिर से देख लो भाई क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, उमायद डायनेस्टी होगी। उमायद डायनेस्टी में जो गवर्नर होगा अल हिजाज, वो 3 व्यक्तियों को भारत में भेजेगा। अब यहाँ पे सिंध डायनेस्टी के राजा दाहिर रहेंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम आता है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है सिंध पे, 712 में दाहिर की मृत्यु हो जाती है और दाहिर की मृत्यु के बाद कुछ समय तक
अरब इस एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलता क्योंकि गुर्जर प्रतिहार आएंगे, गुर्जर प्रतिहार इनको टफ चैलेंज देंगे और इनको यहाँ से समेट देंगे। देन काफ़ी टाइम तक आपके 200-250 साल तक कोई अटैक नहीं होता। अगला अटैक तुर्कों का रहेगा, ठीक है, अगला अटैक तुर्कों का रहेगा, वो भी महमूद गजनवी का आपका अटैक रहेगा। उसके बाद आप देखोगे उमैयद जाता है, अब्बासिड कैलिफेट आता है, अब्बासिड के बाद यहाँ पे ईरान वाले पोर्शन में एक समैनिड एमिरेट आ जाता है। इसी समैनिड एमिरेट में एक व्यक्ति रहता है अल्पतगीन नाम का, ठीक है, अल्पतगीन नाम का, जिसका आगे जो पुत्र होता है सुबुक्तगीन होता है और उसके बाद महमूद गजनवी होता है जो गजनवाइड एम्पायर इस्टेब्लिश करेगा और इस्टेब्लिश करने के बाद भारत में वो आक्रमण करता है। उसके बाद गजनवाइड एम्पायर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा और जब ये वीक हो जाता है, वीक होने के बाद क्या होगा, वीक होने के बाद गजनवाइड एम्पायर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे सेल्जुक एम्पायर आ जाएगा और सेल्जुक एम्पायर कुछ समय तक रहता है। इसके वीक होने के बाद दो एम्पायर आप देखोगे, एक आप ख्वारिज्म देखोगे और एक घुरिद देखोगे, ठीक है, ख्वारिज्म और घुरिद देखोगे। अब इसमें से इन दोनों के बीच में लड़ाई चलेगी सेंट्रल एशिया को लेके, ठीक है, सेंट्रल एशिया को लेके, बट घुरिद सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, मोहम्मद गौरी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। फाइनली उनको भारत में फोकस करना पड़ेगा और इसी के बाद आपका दिल्ली सल्तनत एग्जिस्टेंस में आएगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम अपने MCQ की सीरीज स्टार्ट करते हैं। सो हु वाज द अरब जनरल हु लेड द इन्वेजन ऑफ सिंध इन 712। सो 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण करने वाला अरब जनरल कौन था? तो भाई मैंने बताया मोहम्मद बिन कासिम था। और क्यों अटैक किया था? क्योंकि अल हिज्जाज जो गवर्नर था, ठीक है, उमायद डायनेस्टी का, उसने बोला था भाई ये लोग देवल पोर्ट पे जो भी श्रीलंका से सामान आ रहा है, गिफ्ट्स आ रहे हैं हमारे लिए, वो यहाँ के जो सिंध वाले एरिया के जो पायरेट्स हैं वो लूट लेते हैं, ठीक है। सो मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा एक चीज़ और है, इसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जानकारी एक बुक से मिलती है जिसका नाम है चचनामा। और बेसिकली चचनामा क्या थी? दाहिर जो था, ठीक है, दाहिर के फादर का नाम था चच और ये चच डायनेस्टी थी सिंध में, ठीक है, ये चच डायनेस्टी थी सिंध में और दाहिर के पिता का नाम चच था। और ये हमें किस बुक से मिलती है? इसकी जानकारी चचनामा से और जो चचनामा रहती है आपकी पर्शियन, कैसी, कौन सी लैंग्वेज की बुक होती? पर्शियन, ठीक है, आपकी पर्शियन लैंग्वेज की बुक होती है। और उसके अलावा एक बुक आपकी और है, किताब फुतह अल बुल्दान, ठीक है, किताब फुतह अल बुल्दान, ये आपकी एक और बुक रहती है जिसे लिखा है भाई अब्दुल कादिर गिलानी ने, ठीक है, अब्दुल कादिर गिलानी ने। इन दोनों बुकों से हमें पता लगता है कि अरब में, ठीक है, भारत में अरबों का अटैक हुआ था। एंड उस टाइम जब अटैक होता है, राजा दाहिर वॉज द किंग ऑफ, आपका राजा दाहिर वॉज द किंग ऑफ सिंध डायनेस्टी, ठीक, सिंध के ऊपर राजा दाहिर का रूल था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध वो बाई अरब इन 712 AD वॉज ड्यूरिंग विच रीन ऑफ इंडियन रूलर। अब 712 ईस्वी में अरबों द्वारा सिंध की विजय किस भारतीय शासक के शासनकाल में हुई? सो ही वॉज राजा दाहिर। हर्ष नहीं था, हर्ष जा चुके थे, पुलकेशिन सेकंड चालुक्य के जा चुके थे, जयसिम्हा अभी आने वाले हैं, ठीक है। सो राजा दाहिर वॉज द रूलर ऑफ सिंध। मोहम्मद बिन कासिम इन्वेडेड एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ एरोर, ठीक है, बैटल ऑफ एरोर में हराया था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सो अरब इन्वेजन ऑफ सिंध टुक प्लेस अंडर विच कैलिफेट। तो अभी आपको बताया भाई सिंध पर आक्रमण किस खलीफा के तहत हुआ था? वो उमायद थे, ठीक है, उमायद थे। और उमायद के बाद मैंने आपको बताया था अब्बासिड डायनेस्टी आ जाएगी। ये सब जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे उनके बाद आपके जो अगले खलीफ जो डायनेस्टी बनती है पहली, वो उमायद बनती है, उमायद अब्बासिड बनती है। इनका क्या काम था? जो मक्का वाला रीजन था वहाँ से आपके इस्लाम धर्म को प्रमोट करना, ठीक है, इंडिया की तरफ। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इनके लिए? तुर्क वॉज द मेजर चैलेंज, क्योंकि तुर्क की वजह से, जो तुर्क मेनली वॉरियर ट्राइब थी, जिसकी वजह से इन्हें चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द अरब इन्वेजन ऑफ सिंध। तो सिंध पर अरब आक्रमण का तत्काल कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि सिंध पर तत्काल कारण क्या था भाई, अरबों ने क्यों अटैक किया था? बिकॉज मैंने बताया तो जो देवल पोर्ट था पाकिस्तान प्रोविंस में, प्रेजेंटली वो पाकिस्तान प्रोविंस में आता है, जहाँ पे सिंध एरिया था, राजा दाहिर रूल करता था, वहाँ पे एक ट्राइब्स थी, वो क्या करती थी, श्रीलंका से आने वाले, ठीक है, देवल पोर्ट पे आने वाले श्रीलंका से जो भी शिपिंग गुड्स वगैरह गिफ्ट्स वगैरह आते थे उमायद कैलिफेट के लिए, वो सारे के सारे ये लूट लेते थे। तो इससे गुस्सा के अल हिज्जाज जो गवर्नर था इराक का, वो भेजता है 3 व्यक्तियों को
एक आपका बुदाइल था, ठीक है, और देन एक उबैदुल्ला था और एक मोहम्मद बिन कासिम था। उबैदुल्ला था, बुदाइल था और मोहम्मद बिन कासिम। इन्हें तो उबैदुल्ला और बुदाइल को ये एक साथ हरा देता है भाई हमारा दाहिर राजा, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से हार जाता है, ठीक है। और अरब के आक्रमण से कई चीज़ें हुई थी। देखो, रूट हमारे नए डेवलप हुए थे, कई सारा नया कल्चरल एक्सचेंजेस हुए थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी हुई थी हमारी। So moving to the next question, which city became the capital of Arab administration in Sindh after its conquest? तो सिंध की विजय के बाद अरब प्रशासन की राजधानी कौन सा शहर बना? अरौर बना, देबल बना, मुल्तान बना या मंसूरा बना? तो कौन सा शहर, जब अरब आक्रमण भारत में हो गया तो कौन सा शहर अरब एडमिनिस्ट्रेशन की, अरब प्रशासन की राजधानी बना? तो वो हमारा मंसूरा बना था, ठीक है। द सिटी ऑफ मंसूरा बिकेम द कैपिटल ऑफ अरब आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान? अब देखो, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थी अरब के बारे में, वो मैंने आपको सारी बता दी। वो बुक दो याद रखना, ठीक है। एक चर्चनामा, एक किताब होता है अल बुल्दान, ये बुकें याद रखना। उसके बाद बैटल ऑफ अरौर याद रखना, सिंध वाला याद रखना, रीजन याद रखना, बस इट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा आपका पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में, सीडीएस वगैरह में, किसी एसएससी, इवन एसएससी वगैरह में नहीं पूछता है। इवन आपका यूपीएससी में भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने जब आपको पूरी स्टोरी बताई थी तो उसमें बताया था मोहम्मद गौरी कब आता है। सो आपका जो गजनवाइड एम्पायर है, घुराइड एम्पायर है, मोहम्मद गजनवी के बाद आपका आता है घुराइड एम्पायर। सो इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी डिफीट पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? तो मोहम्मद गौरी ने, इन विच ईयर डिड मोहम्मद गौरी डिफीट पृथ्वीराज चौहान इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन? मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? सो 1175 था, 86 था, 92 था या 1206 था? तो 1206 में तो इसकी मृत्यु हो जाती है। बेसिकली सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के बाद। सो इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी लेट द फाउंडेशन फॉर विच डायनेस्टी इन इंडिया? सो मोहम्मद गौरी के बाद मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना होती है भारत में, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ गजनवाइड एम्पायर? हाँ, पहले मुझे मोहम्मद गौरी के बारे में बताने से पहले आपको गजनवाइड एम्पायर के बारे में बताना था। सो गजनवाइड एम्पायर मैंने आपको बताया कि भाई कैसे इस्टेब्लिश होता है। जो समनाइड एम्पायर मैंने आपको मैप में दिखाया था, जो समनाइड एम्पायर था उसी के अंदर एक व्यक्ति काम करता था, तुर्क, वो था अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन। बेसिकली इसी के बाद जो सुबुक्तगीन आता है वो फाउंड करता है, सुबुक्तगीन वो फाउंड करता है आपका गजनवाइड एम्पायर, क्योंकि सेमेनाइड एम्पायर आपका वीक हो गया था। और जैसे ही सेमेनाइड एम्पायर वीक हो जाता है तो उसमें जो तुर्क सेनापति थे, तुर्क सोल्जर्स, जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, वो इस्टेब्लिश करते हैं गजनाइड एम्पायर। और सुबुक्तगीन का जो बेटा था महमूद ऑफ गजनवी, महमूद, ठीक है, जो इनका बेटा था 998 से लेकर जिसका टाइम पीरियड 1030 एडी तक रहता है, वो भारत पर सबसे पहला टर्क अटैक करता है, तुर्क आक्रमण करता है भारत पर सबसे पहला, फर्स्ट टाइम, ठीक है। सो हु वॉज द फाउंडर ऑफ गजनवाइड एम्पायर? तो गजनवी साम्राज्य का संस्थापक कौन था भाई? ये हमारा सुबुक्तगीन था, ठीक है, सुबुक्तगीन रहते हैं। बेसिकली अल्पतगीन ने थोड़ी सी नींव डाली थी। ये समनाइड एम्पायर के टाइम पे एक मिलिट्री कमांडर थे। जिस समय समनाइड एम्पायर वीक हो रहा था, ये धीरे धीरे नींव डाल रहे थे, फाउंडेशन डाल रहे थे, लेकिन इसको इस्टेब्लिश करने वाला सुबुक्तगीन रहता है। और उसके बाद जो महमूद गजनवी रहता है, सुबुक्तगीन का बेटा, वो इसको और एक्सपैंड करता है, मोस्ट पावरफुल एम्पायर बनाता है उस टाइम का। सो Subuktigin, the father of Mahmud of Ghaznavi, founded the Ghaznavid Empire which expanded into India under Mahmud, ठीक है। सो ये ध्यान रखना, इतना बेसिक है आपका। सो महमूद गजनवी भारत में कितनी बार अटैक करता है? तो महमूद गजनवी मैंने आपको बताया था 10 बार, 12 12, 17 या 20, इनमें से कितनी बार अटैक करता है? टोटल महमूद गजनवी आपका 1001 से लगा के 1027 तक, ठीक है, इतने सालों में अटैक करता है 17 बार, ठीक है।
17 बार, और 1030 में उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये सबसे पहले 1001 में जो अटैक करता है वो वाई हिंद, ठीक है, वाई हिंद में अटैक करता है। अब ये वाई हिंद कहाँ था? बेसिकली उस टाइम पर जो आपका पंजाब वाला पोर्शन था ना, वहाँ पे हिंदू शाही रूलर्स थे, ठीक है। भारत में जो पंजाब वाला पोर्शन था वहाँ पे हिंदू शाही रूलर्स रूल कर रहे थे। तो सबसे पहला अटैक करता है वाई हिंद में, और उस समय वहाँ का जो राजा था, ठीक है, जयपाल था। जयपाल से इसका युद्ध होता है, लेकिन जयपाल हार जाता है। हारने के बाद क्या होता है, ये कुछ समय जयपाल को छोड़ देता है, लेकिन फिर इसको, जयपाल को बंदी बना लेता है, फिर छोड़ देता है। और जयपाल इस बात से काफ़ी उसको पछतावा होता है। फाइनली वो सुसाइड कर लेता है। उसके बाद इसका बेटा आता है आनंदपाल। तो जयपाल के बाद उसका बेटा आता है आनंदपाल। वो भी कोशिश करता है महमूद ऑफ गजनवी को रोकने की, लेकिन उसको भी हारना पड़ता है महमूद ऑफ गजनवी से। उसके बाद आपका 1006 में क्या होता है? 1006 में जो मुल्तान होता है, यहाँ पे मुस्लिम शासक होते हैं, सो मुल्तान पर रेड करता है महमूद गजनवी। देन उसके बाद 1008-9 के आसपास पेशावर वाले एरिया में इसकी लड़ाई आनंदपाल से होती है, जो जयपाल का बेटा होता है महमूद गजनवी। और उसके बाद नारायणपुर आपका 1009 में ही नारायणपुर होता है। देन आप ये देखोगे कि 1014 में ये थानेश्वर, ठीक है, थानेश्वर दिल्ली वाले एरिया पे महमूद गजनवी अटैक करता है। उसके बाद 1018 में मथुरा प्लस आपका कन्नौज, उसी साल में मथुरा कन्नौज पर अटैक करता है। और फाइनली 1025 में ये जो मोस्ट फेमस इसका एक्सपेडिशन है, इन्वेजन रहता है, ये सोमनाथ मंदिर में अटैक करता है और सोमनाथ मंदिर को लूटता है और उसे काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर देता है। आखिरी जो इसका क्लैश होता है वो जाटों से होता है भारत में 1027 में। फाइनली 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो गजनवाइड एम्पायर होता है वो वीक हो जाता है और कुछ समय के लिए ऑलमोस्ट गजनी तक छोटा सा समेट के रह जाता है। देन इसके बाद आप देखोगे, मैंने आपको बताया था सेल्जुक एम्पायर आता है। सेल्जुक एम्पायर के बाद दो एम्पायर फिर से आते हैं, एक ख्वाजरिम एम्पायर और एक घुराइड एम्पायर। घुराइड एम्पायर से ही मोहम्मद गौरी निकलेगा जो भारत की ओर अटैक करेगा, और यहीं से आपकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी। जो उसका स्लेव होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, वो भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है। इतना पोर्शन हमारे पास हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि फेमस जो सोमनाथ टेम्पल था वॉज अटैक्ड बाय महमूद ऑफ गजनवी इन विच ईयर। तो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने किस वर्ष हमला किया था? तो 1025 में किया था। तो जितने भी मैंने आपको अभी इसके जितने भी इन्वेजन्स बताएं वो सारे के सारे आप याद कर लेना, कौन से सन में कहाँ कहाँ इसने अटैक किया था। और सोमनाथ वाला तो ज़रूर याद रखना, 1025 में महमूद गजनवी अटैक करता है और मंदिर को लूटता है। बेसिकली महमूद गजनवी कर क्या रहा था? ये भारत में अपने एम्पायर को कंसोलिडेट नहीं कर रहा था। ये क्या करता था? भारत में आता था, अटैक करता था, उसके बाद से यहाँ जो भी मंदिरों वगैरह से जो उसको माल मिलता था वो लूट कर चला जाता था और ये वापस जाता था सेंट्रल एशिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया में जो तुर्क ट्राइब्स थे उनसे ये लड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, सेंट्रल एशिया में इस समय बहुत उठापटक मची थी, तो यहाँ इनसे वो लड़ता है। ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर लूटता है भारत को, उसको पैसे की ज़रूरत रहती है अपने सैनिकों को देने के लिए, फिर जाएगा और सेंट्रल एशिया में जो उठापटक मच रही थी उसमें जाके फिर भिड़ता है। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द प्राइमरी मोटिव बिहाइंड द इन्वेजन ऑफ महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी के आक्रमणों के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? टेरिटोरियल एक्सपेंशन, रिलीजियस कन्वर्जन, प्लंडरिंग वेल्थ या एस्टैब्लिशिंग अ किंगडम। देखो मैंने बोला ना कि टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ना ही रिलीजियस कन्वर्जन, ना ही स्टैब्लिशिंग अ किंगडम, कोई इनमें से तीनों में से कोई भी मेन एम नहीं था। मेन एम क्या था? इसको पैसा चाहिए था, अपनी सेना को देने के लिए इसको पैसा चाहिए था, और ये पैसा इसको भारत से मिल रहा था। और इसको पैसा चाहिए था अपनी सेना को और बड़ा करने के लिए। जो सेंट्रल एशिया में जो युद्ध चल रहा है, जो तुर्क ट्राइब्स हैं उनसे ये लड़ सके, ठीक है, और वहाँ पे एक स्टेबिलिटी ला सके उस रीजन में। सो दैट वाज ऑल द रीजन व्हाई ही वाज अटैकिंग इंडिया। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद द विच रूलर। तो भारत में तुर्की शासन की स्थापना किस शासक से जोड़ी जाती है? सो ये हमारा महमूद ऑफ गजनवी से जोड़ी जाती है, जिसने 1001 से लेके 1027 तक भारत में 17 बार अटैक किए। ठीक है, सो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। सो फर्स्ट बैटल ऑफ
तराइन का क्या सिग्निफिकेंस रहा? इट वॉज अ डिसिसिव विक्ट्री फॉर तुर्क, इट वॉज अ विक्ट्री फॉर पृथ्वीराज चौहान, इट रिजल्टेड इन पीस ट्रीटी, या इट वॉज इनकन्क्लूसिव। सो अब क्या होगा, जब आप देखोगे 1030 में आपका कौन ख़त्म हो जाएगा, गजनवी जब आपका डेथ हो जाता है, उसके बाद आप देखोगे 1175 के आसपास मैंने आपको बताया था घुरिद एम्पायर, ठीक है, घुरिद एम्पायर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, एक तरफ घुरिद एम्पायर, एक तरफ ख्वाजरिम एम्पायर। तो घुरिद एम्पायर को क्या करेगा, ख्वाजरिम एम्पायर क्या करेगा, घुरिद एम्पायर को सेंट्रल एशिया से हटाएगा, ठीक है, उसको ईरान इराक वाले पोर्शन से हटाएगा, उसको पुश करेगा भारत अफगानिस्तान की ओर, उसकी पावर को रोक देगा। तो इसके चलते हुए मोहम्मद गौरी को अपना जो होता है, क्योंकि वो सेंट्रल एशिया वाले पोर्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, ख्वारिज्म एम्पायर उसके लिए चैलेंज होता है, तो उसे आना पड़ता है इंडिया की तरफ रुख करना पड़ता है। तो यहाँ पर 1175 में भाई घुरिद एम्पायर का मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी आपका रूलर बनता है। अब मोहम्मद गौरी जब रूलर बनता है तो वो कोशिश करता है कि भाई गुजरात पर हम अटैक करें, ठीक है, गजनवी की तरीके हम भी अटैक करें, लेकिन ये गलती कर देता है, ये पंजाब वाले ना रीजन में अटैक करके गुजरात में अटैक करता है, और जिस समय अटैक करता है यहाँ का जो रूलर होता है भीमा सेकंड होता है, ठीक है, और वो फाइनली क्या करता है, मोहम्मद गौरी को हरा देता है, मोहम्मद गौरी को हारना पड़ता है। देन कुछ समय तक मोहम्मद गौरी अपने आप को कंसोलिडेट करता है, समझता है कि किस तरीके से भारत में अटैक करेंगे, फिर वो पंजाब वाले रीजन में अटैक करता है, और फाइनली क्या करता है, लाहौर, पेशावर, सियालकोट, ठीक है, और मुल्तान, इनको जब ऑक्युपाई करता है तब जाकर वो इंडिया में घुसता है। और क्या होता है, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में उसकी हार हो जाती पृथ्वीराज चौहान द्वारा, जो कि अजमेर का राजा था, ठीक है, वो इसको हरा देता है। लेकिन फाइनली क्या होता है, 1192 में फिर मोहम्मद गौरी वापस आता है, और इस बार सेकंड बैटल ऑफ तराइन होता है जिसमें पृथ्वीराज हार जाता है, और इसके बाद शुरू हो जाता है तुर्कों का भारत में पूर्णतया आगमन। कंप्लीट तरीके से वो इन्वेड कर जाते हैं इंडिया में और दिल्ली तक इन्वेड करते हैं। देन उसके बाद जब एक प्रॉपर आपका साम्राज्य स्टैब्लिश कर लेते हैं, उसके बाद आप देखोगे बिहार बंगाल वाले एरिया होते होते फाइनली ये कहीं असम तक चले जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है, 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान हार जाता है, तो उसके बाद मोहम्मद गौरी अपने आप को भारत में एंटर करवा लेता है, और एंटर करवाने के बाद उसके जो दो स्लेव रहेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, ये क्या करेंगे, पूरे भारत में जहाँ जहाँ ये जाएंगे, दिल्ली, बिहार, बंगाल, इस एरियाज़ को अपने अंडर लाते हैं, और फिर दिल्ली सल्तनत की नींव रख जाती है। तो ये रहा हमारा आंसर, इट वॉज द विक्ट्री फॉर द पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। 11वां जो आपका 1191 था, 1191 के टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान से हार जाता है। सो द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज लेड बाई विच रूलर, दिल्ली सल्तनत की नींव किस शासन ने रखी थी, तो भाई दिल्ली सल्तनत की जो आपकी नींव थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। देखो क्या करता है मोहम्मद गौरी भी, अब क्या कर रहा है, अब मोहम्मद गौरी क्या करता है, 1192 में आपका पृथ्वीराज को हरा देता है। उसके बाद क्या चला जाता है, ये अपने दो स्लेव्स को छोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी को भारत उनके हाथों में दे देता है, कहता है भाई इसको संभालो, तब तक हम जरा सेंट्रल एशिया से आते हैं। फिर ये जाता है सेंट्रल एशिया में, वहाँ ख्वारिज एम्पायर से लड़ता है, ठीक है, फिर वापस आता है 1194 में। अब ये क्या करता है, जब 1194 में आता है तब तक इसके जो स्लेव्स थे, ठीक है, जो इसके मिलिट्री कमांडर्स जिन्हें आप कह सकते हो, वो यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट करने में लगाए थे। और जब ये 2 साल बाद वापस आता है, तब ये जो अब जो पावरफुल रूलर होता है जयचंद, ठीक है, उसको बैटल ऑफ जयचंद को बैटल ऑफ चंदावर में हराता है, ठीक है, कन्नौज का राजा जयचंद होता है, उसको बैटल ऑफ चंदावर में हराता है। अब इसके बाद कोई पावरफुल रूलर बचता नहीं है इंडिया में। देन धीरे धीरे कर कर इसका जो बख्तियार खिलजी होता है वो बिहार में जाता है, यहीं पे नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है और कई यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करता है। फिर बंगाल में जाता है, बंगाल में सेन वंश जो होते हैं उनको हराता है, लक्ष्मण सेन को। फिर असम वाले एरिया तक जाता है, और उसके बाद 1206 में क्या हो जाता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है और पहला राजा बनता है। सो आफ्टर मोहम्मद गौरीज डेथ कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन एस्टैब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत। अब इस टाइम पे देखो कुतुबुद्दीन क्या होता है, जिस समय वो मरता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका नॉर्थ इंडिया में रह रहा होता है,
और उस टाइम पे जो बख्तियार खिलजी है उसका दूसरा स्लेव या मिलिट्री गवर्नर है वो आपका बंगाल वाले एरिया में होता है। ये मार्च तो करता है दिल्ली की ओर, लेकिन ये तब तक पहुंच नहीं पाता। कुतुबुद्दीन ऐबक नॉर्थ इंडिया में रहता है, तो वो दिल्ली में अपने आप को राजा या सुल्तान डिक्लेयर कर लेता है और स्लेव वंश की, गुलाम वंश की नींव रखता है। सो अब हमारा अगला क्वेश्चन है भाई कि व्हाट वाज द मेजर रिजल्ट ऑफ मोहम्मद गौरी इन्वेजन। तो मोहम्मद गौरी का मेजर इन्वेजन जो था, ठीक है, मतलब इन्वेड करने के बाद उसका मेजर रिजल्ट क्या रहा, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का मुख्य परिणाम क्या रहा। देखो काफ़ी सारे परिणाम रहे कि भारत में हाँ इस्लाम आ जाता है, हिंदू टेम्पल्स थोड़े बहुत डिस्ट्रॉय होते हैं जिस टाइम पे ये आ रहा होता है, उसके बाद लार्ज स्केल पे और होंगे क्योंकि बख्तियार खिलजी काफ़ी डिस्ट्रक्शन करता है। सो क्रिएशन ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर हाँ होता है, लेकिन मुख्य का आप परिणाम पूछोगे तो सबसे पहले क्या होता है, भारत में तुर्कों का रूल इस्टेब्लिश हो जाता है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्क रूल, ठीक है, तुर्कों का रूल। ये सबसे पहले जब मोहम्मद गौरी विक्ट्री होता है नॉर्थ इंडिया में, तो सबसे पहला जो मेजर इंपैक्ट आता है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल इन इंडिया आता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड मोहम्मद गौरी इन इंडिया आफ्टर डेथ इन 1206। ठीक है, सो 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कौन बनता है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है और ये स्लेव डायनेस्टी की नींव रखता है और ये भारत में पहला तुर्क सुल्तान बनता है। अब देखो अभी इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमारा अगला वीडियो होने वाला है, तो वहाँ कुतुबुद्दीन ऐबक बाकी जितने भी रूलर आएंगे उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अभी आपको छोटा छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो स्लेव डायनेस्टी कब फॉर्म हुई, 1206 में फॉर्म हुई, ठीक है, और मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद हुई थी। मैंने आपको ये दो चीज़ें भी बताई भाई, दो स्लेव थे, बख्तियार खिलजी भी क्लेम कर रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्लेम कर रहा था, बट क्योंकि बख्तियार खिलजी बंगाल वाले पोर्शन में था और ये नॉर्थ इंडिया में दिल्ली वाले एरिया में था, तो जैसे ही डेथ होती है उसको वहाँ से बंगाल से आने में टाइम लगेगा, तब तक ये अपने आप को यहाँ सुल्तान डिक्लेयर कर चुका था। सो हु वॉज द फर्स्ट रूलर टू इंट्रोड्यूस इक्ता सिस्टम। तो इक्ता सिस्टम बेसिकली एक जो टर्किश ट्राइब्स होती हैं उनका ही एक सिस्टम होता है। इसमें ये क्या करते हैं, अपने जो मिलिट्री कमांडर्स होते हैं उनको लैंड ग्रांट कर देते हैं, ठीक है, लैंड ग्रांट करते हैं, तो ये एक टर्किश ट्राइब सिस्टम था। सो भारत में इक्ता सिस्टम सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश करता है, ये हमारा इस्टेब्लिश करता है इल्तुतमिश, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो अगला रूलर होगा, ठीक है, 1206 से 1210 तक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है और 10 के बाद इल्तुतमिश आएगा, वो आपका इक्ता सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस करता है और ये एक टर्क सिस्टम होता है। सो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि महमूद ऑफ गजनी रिपीटेड इन्वेजन इनटू इंडिया प्राइमरली टारगेटेड विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो महमूद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण किया, ठीक है, तो उसने कौन से इंस्टीट्यूशन को सबसे पहला निशाना बनाया था, वो हमारे फोर्ट्रेस थे, टेम्पल्स थे, यूनिवर्सिटीज़ थे कि पोर्ट थे। तो बेसिकली आपको सभी को मालूम होगा कि महमूद गजनवी जो था वो टेम्पल्स को टारगेट करता था। वाई टेम्पल्स को ही क्यों टारगेट करता था, उसका रीज़न बीइंग कि उस समय के जो टेम्पल्स थे वो मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी थे, अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार थे, बहुत सारा पैसा रहता था मंदिरों में। आपने देखा था उस टाइम पे हिंदू राजा थे, तो हिंदू राजा राजपूत राजा बहुत सारा आपका क्या करते थे, बहुत सारा पैसा दान करते थे, मंदिरों में बहुत सारा सोना चांदी दान करते थे। तो इसीलिए महमूद गजनवी को पता था कि भाई हमें मंदिरों से बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा जो हम अपनी सैनिकों को दे सकते हैं, जिससे हम अपनी सेना बढ़ा सकते हैं और सेंट्रल एशिया में जो हमारा युद्ध चल रहा है वहाँ पर हम जीत सकते हैं, ठीक है। Now moving to the next question, who was the ruler of Delhi when Mahmud of Ghaznavi raided the Somnath temple? अब जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया तब दिल्ली का शासक कौन था, अनंगपाल तोमर था, जयपाल था, राजा दाहिर था या पृथ्वीराज चौहान था। तो बेसिकली अनंगपाल तोमर हमारा उस टाइम पे दिल्ली का राजा था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तो अजमेर का राजा था। आपको पता होगा जब गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, जब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जाएगी, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी खत्म होती है तो कई छोटे छोटे राजपूत एरियाज आते हैं, जैसे अजमेर में आपके चौहान आएंगे, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया वाले में चंदेल आ जाएंगे, दिल्ली वाले एरिया पे तोमर आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से राजपूत प्रिंसिपैलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी। सो जिस टाइम पे महमूद ऑफ गजनवी अटैक करता है उस समय दिल्ली पे जो राजा रहता है वो अनंगपाल तोमर रहता है, ठीक है। सो हमारा अगला क्वेश्चन है द डिफीट ऑफ विच इंडियन किंग पेव द वे फॉर महमूद गजनवी रेड्स इनटू इंडिया। सो किस भारतीय राजा की हार के बाद महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त किया। सो बेसिकली जो जयपाल राजा था, पहला 1001 ईस्वी में एडी में इसका युद्ध होता है वाहिंद, ठीक है, वाहिंद का युद्ध होता है और पंजाब रूलर रहता है हमारा जयपाल, इसके साथ युद्ध होता है और ये हार जाता है और उसके बाद तो
कई टाइम अटैक करता है, टोटल 17 टाइम्स इन्वेड करता है भारत में। सो द बैटल ऑफ वाहिंद फॉट इन 1001 AD वॉज बिटवीन महमूद ऑफ गजनवी एंड विच इंडियन किंग। सो वाहिंद की लड़ाई बेसिकली जो 1001 ईस्वी में लड़ी गई थी वो महमूद गजनवी और किस भारतीय राजा के बीच में थी, वो जयपाल के बीच में थी। आपको मालूम होगा हिंदू शाही शासन था पंजाब वाले एरिया में हमारा, जिस समय महमूद ऑफ गजनवी अटैक करता है वाहिंद पे, जयपाल वहाँ का राजा रहता है, जयपाल को क्या कर लेता है, बंदी बना लेता है और उसके बाद कुछ समय बाद छोड़ता है। तब इस चीज़ से बहुत दुखी हो जाता है और फाइनली जयपाल आपका सुसाइड कमिट कर देता है। और उसके बाद आप देखोगे 1009 में पेशावर का जब युद्ध होता है तो जो जयपाल का बेटा होता है अनंतपाल, वो क्या करता है, फिर से वो लड़ाई करता है, ठीक है, वो लड़ाई करता है गजनवी से, लेकिन गजनवी फिर से उसे हरा देता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द स्टोरी। सो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस मॉस्क वॉज बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, अब भाई दिल्ली सल्तनत की इस्टेब्लिशमेंट होने वाला है, मोहम्मद गौरी काफ़ी कुछ भारत में जीत कर जाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब रहते हैं, तो ये दो चीज़ों का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में रहता है, और पहला मॉस्क रहता है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क रहता है जो कि दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। ये भारत में इस्टेब्लिश होने वाला पहला मॉस्क था, ठीक है, जो दिल्ली में इस्टेब्लिश होता है और कुतुबुद्दीन ऐबक इसको इस्टेब्लिश कराता है। So was the first ruler to mint coins in his own name after the establishment of Muslim rule in India. So भारत में जब मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है तो इनमें से कौन सा ऐसा रूलर या सुल्तान होता है जो अपने नाम के सिक्के चलवाता है? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी? बेसिकली ये हमारा इल्तुतमिश रहेगा, ठीक है। ऐबक छोटा सा रूलर होता है, उसका 1206 से आपका 1210 तक रहता है, ठीक है। 10th में उसकी मृत्यु हो जाती है, चौगन खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इल्तुतमिश आता है, तब वो और दिल्ली सल्तनत की नींव को और मजबूत करता है। सो उसी टाइम पे वो सिक्के चलवाता है जिसमें वो अपना नेम लिखवाता है। सो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है कि भाई टर्किश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। अब तुर्कों के साथ जब तुर्कों की विजय हुई भारत में तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़े? देखो, जब तुर्कों की विजय हुई है तो इम्पैक्ट हर एक चीज़ में पड़ेगा। हमारा चाहे सोसाइटी हो उसमें बदलाव आएगा, कल्चर हमारा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नए कल्चर का एक तरीके से अमलगेमेशन के बाद इन दोनों मुस्लिम और आपका जो हिंदू, ये कल्चर जब मिक्स हो जाते हैं, इनका अमलगेमेशन हो जाता है तो नया एक कल्चर निकल के आता है। एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हमारा मिलिट्री सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम आपको दिल्ली सल्तनत वाले लेक्चर में जब पढ़ाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, मिलिट्री सिस्टम के बारे में, तब आपको बताएंगे। देखो ये हमारे 25 MCQ हो गए हैं। सो भाई ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ज़्यादातर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करिए। जो मोटा मोटा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है राउंड अराउंड उसी के चीज़ें आपको बताई गई। इसके बाहर पूछने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, UPSC हो, आपका SSC हो, UP PCS हो, RO हो या SSC हो, कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट